डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर बूस्टर। आप अभी जो आज के लिए हम टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए, उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। तो आज तमाम तरह की वो बातें आपको बताएंगे जिनके लिए आज का ये लेक्चर आपके लिए लाया गया है और जो बातें आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यही बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन और ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना, इन दोनों चीजों में क्या अंतर है? बहुत सारे बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर श्वसन और सांस लेना तो एक ही चीज है। नहीं, आप इसको समझिए, क्योंकि पेपर के अंदर ये चीज सबसे ज्यादा दिक्कत देती है। ब्रीथिंग क्या होता है? सिंपल, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ठीक है ना? सिंपल, इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इसे हम बोलते हैं ब्रीथिंग यानी सांस लेना। श्वसन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। श्वसन क्या होता है कि देखिए, जैसा हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हम हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए क्या करते हैं? भोजन खाते हैं। उस भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होना? ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीकरण होना। ऑक्सीकरण मतलब जलना। जिस प्रकार आप ईंधन को जलाते हैं तो ऊर्जा मिलती है ना, लकड़ी को जलाते हैं तो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा से भोजन बनता है। उसी प्रकार से आपने जो भोजन खाया वो ईंधन है, लकड़ी है। ऑक्सीजन जब आप लेंगे तो वो ईंधन क्या होगा? जलेगा। उसके जलने से क्या होगी? आपको ऊर्जा मिलेगी और वो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इकट्ठा होगी। उसे हम, पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे श्वसन यानी रेस्पिरेशन। आप इसको समझिए। कंप्लेक्स सब्सटेंसेस यानी जटिल पदार्थ टर्न्स यानी बदलना, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में, सिंपलर वंस। इट इज द प्रोसेस इन विच कंप्लेक्स सब्सटेंसेस टर्न्स इनटू सिंपलर वन। वो विधि जिसमें जटिल पदार्थ छोटे पदार्थों में टूट जाते हैं, किसकी उपस्थिति में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। एंड रिलीज एनर्जी, और इस प्रक्रिया में क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। क्या मुक्त होती है प्यारे बच्चों? ऊर्जा। और ऊर्जा का मुक्त होना, यह कहलाता है रेस्पिरेशन। अब आप इसको समझिए कि ये जो ऊर्जा मुक्त होती है ये आखिरकार जाती कहां है? ठीक है, हम इसको समझते हैं कि जो ऊर्जा मुक्त होती है ये आखिरकार जाती कहां है। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। रेस्पिरेशन। देखिए, जो भी फूड है आपके पास, मान लीजिए आपके फूड के रूप में ग्लूकोज है, C6H12O6, इसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ग्लूकोज बोलते हैं। मान लीजिए फूड के अंदर आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, ठीक है। उस ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये ग्लूकोज टूटेगा, किसमें टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में। एनर्जी यानी ऊर्जा। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्यारे बच्चों रेस्पिरेशन। बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर 6 लगा देता हूं, यहां पर भी और यहां पर भी। अब यह अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर आपने सेल वाला टॉपिक पढ़ा होगा। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि सेल यानी कोशिका के अंदर पावर हाउस होता है यानी ऊर्जा घर होता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहां पर हुई? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस प्रोसेस में क्या निकली? ऊर्जा निकली। हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में रहती है? कौन से रूप में रहती है? तो प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है ATP के रूप में। ATP
ऊर्जा किस रूप में रहती है? एटीपी। ए मतलब एडिनोसिन, टी मतलब ट्राई और पी मतलब फास्फेट। हिंदी में भी इसको एडिनोसिन ट्राई फास्फेट ही बोलते हैं। और एटीपी को प्यारे बच्चों हम ऊर्जा करेंसी, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं करेंसी? क्योंकि हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा है वो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में ही होती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये कहलाती है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। अब ध्यान से सुन लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि श्वसन में क्या होता है? जटिल पदार्थ, जैसे ग्लूकोज है, बड़ा मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यानी ऊर्जा बाहर निकलेगी और वो ऊर्जा आपके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में इकट्ठा रहेगी। यानी जब भी आपको ऊर्जा चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ही देगा और एटीपी के रूप में ही लेगा। अब देखिए, जैसे हमारे देश के अंदर रुपया चलता है, रुपए के ऊपर गांधी जी की फोटो होती है, चाहे वो 100 रुपीज का है, चाहे 500 का है, 2000 का है, किसी का भी हो तो गांधी जी की फोटो उसके ऊपर लगी होती है। अब ये तो नहीं ना कि हर कागज जिस पे गांधी जी की फोटो लगी हो वो रुपया है, नहीं है ना। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से जो भी आपके शरीर में एनर्जी यानी ऊर्जा रहती है वो एटीपी के रूप में रहेगी। आप दुकानदार को जाओगे, आपने 100 रुपए का नोट दिया, 50 रुपए की सब्जी ले ली, तो 50 रुपए आपको उसी मुद्रा में वापस करेगा। ये तो नहीं कि डॉलर में वापस कर देगा, रुपए में ही करेगा ना। 50 रुपए काट करके वो 50 वापस करेगा। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो एटीपी के रूप में है, इकट्ठी भी एटीपी के रूप में होगी और जब आपको जरूरत है उस ऊर्जा की तो मिलेगी भी आपको एटीपी के रूप में ही। जैसे रुपया हमारे देश में चलता है, देते भी रुपया है और किसी से लेते भी रुपया है, करेंसी के रूप में। ठीक है, इसी प्रकार करेंसी के रूप में एटीपी आपके शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठी रहती है और इस पूरी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। अब ये कितने टाइप की होती है रेस्पिरेशन? प्यारे विद्यार्थियों, रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती है। रेस्पिरेशन कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स, 2 प्रकार की। 2 प्रकार कौन से? एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक यानी वायुवीय श्वसन। नाम से पता लग रहा है वायुवीय। और दूसरी होती है प्यारे बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायुवीय श्वसन। अब इनको भी बारी बारी से हम समझ लेते हैं कि हमारे में श्वसन के 2 प्रकार कौन से होते हैं। अब देखिए वायुवीय, जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये जो है वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है, इसीलिए इसका नाम है वायुवीय श्वसन। यानी वो श्वसन जो क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाएगा? उपस्थिति में। जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो वायुवीय श्वसन था, जो अभिक्रिया मैंने आपको यहां पर दिखाई है। ये कौन सा टाइप है? वायुवीय की ही टाइप है, तो इसको हम दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। दूसरी है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और मैं आपको बता दूं इनमें कंपैरिजन भी करेंगे, दोनों में अंतर भी करेंगे। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए। अवायुवीय श्वसन क्या होता है? नाम से पता लग रहा है अवायु यानी बिना ऑक्सीजन के होने वाला श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन, इसको बोलते हैं अवायुवीय श्वसन। इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में जैसे ग्लूकोज मैंने आपको बताया, तो ग्लूकोज टूटेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ना टूट करके या तो वो टूटेगी लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा, या फिर ईस्ट वगैरह में होगा। ये तो होगा हमारी मांसपेशियों में, मसल्स में। इसके अलावा अगर ईस्ट में करें, ईस्ट एक फफूंदी है, शराब जैसे बनती है ना, तो ईस्ट उसमें यूज होती है, तो उसमें बनता है प्यारे विद्यार्थियों एथेनॉल यानी शराब। तो ये भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है, तो इसमें एथेनॉल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा।
ठीक है, तो ये दो प्रकार का हो सकता है अवायवीय श्वसन। हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है और अगर ईस्ट में हो तो एथेनॉल यानी शराब बनती है। अब देखिए हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जितना कम बनेगा इसका मतलब हम उतना ही कम थकेंगे। जैसे मैंने आपको, अगर कभी आपने मेरा लाइव लेक्चर देखा है या सुना है तो आपको पता होगा कि जैसे उसेन बोल्ट का हम नाम लेते हैं तो वो सबसे तेज दौड़ने वाला धावक इसलिए था क्योंकि उसकी मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल बहुत ही कम बनता था। तो लैक्टिक अम्ल जितना कम बनेगा उतना ही हमें ऐंठन कम आएगी। ऐंठन समझते हो ना, बल पड़ जाते हैं भागते भागते, तो वो नहीं होगा अगर लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों के अंदर कम बनेगा। ये तब होता है जब हमारे शरीर को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी चाहिए, तो उस परिस्थिति में हमारा शरीर बिना ही ऑक्सीजन के सांस लेने लग जाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एनारोबिक यानी अवायवीय श्वसन। अब आपको इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि एक्चुअल में होता कैसे है। देखिए दो प्रकार मैंने आपको बताए, एरोबिक यानी वायवीय श्वसन और एनारोबिक यानी अवायवीय श्वसन। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें ऑक्सीजन चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है इसके लिए आप मेरा पिछला लेक्चर कोशिका वाला देख लीजिए तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ एटीपी, इसमें बहुत ज्यादा एटीपी बनते हैं, तकरीबन 36 या 38 एटीपी बनते हैं, 36 या 38, यानी ज्यादा पैसा वसूल होने वाली जो अभिक्रिया है, जो प्रोसेस है वो है वायवीय, जिसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे आपके शरीर को। पैसे से मेरा अभिप्राय यहां पर ऊर्जा से है, ठीक है ना। और इसमें बहुत ही कम बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 या 3 एटीपी मोलिक्यूल ही आपका शरीर बना पाएगा, ठीक है। इसमें हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग रेट राइज बढ़ेगी और हाँ 2 या 3 मिनट की एक्सरसाइज के बाद, जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आप कर रहे होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बिना ऑक्सीजन के ही आपकी मांसपेशियां सांस लेने लग जाती हैं, जिसे हम अवायवीय श्वसन का नाम देते हैं। तो ये अंतर था, मेन अंतर ऊर्जा का है। ये पेपर में बहुत बार आया है, कितने एटीपी बनते हैं इसमें, 36 या 38, और इसमें बनते हैं 2 या 3 बस। ये कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कहां होती है, साइटोप्लाज्म। ये दो चीजें आपके लिए काफी हैं। तीसरी चीज ये थी, लैक्टिक अम्ल कौन सी प्रोसेस में बनेगा, इसमें। एथेनॉल यानी शराब किस में बनेगी, इसमें, एनारोबिक में। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा किस में बनेगी, वो वायवीय में बनेगी, एरोबिक में बनेगी। नेक्स्ट, अब देखिए कि आप का जो सिस्टम है वो काम कैसे करता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, उसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं। मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र, ठीक है। पहले मैं आपको अपने डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए वैसा ही डायग्राम बनाते हैं हम। ये आप हैं या मैं हूं, कुछ भी कह लीजिए। आप जो सांस है वो नाक के द्वारा भी ले सकते हैं और मुंह के द्वारा भी। दो आपके अंदर प्रवेश द्वार हैं ऑक्सीजन को लेने के, मुंह के द्वारा और नाक के द्वारा भी, ठीक है। तो उसके बाद ये आपकी श्वास नली है, ट्रैकिया। प्यारे बच्चों, जो श्वास नली जिसे मैंने आपको बताया, श्वास नली, यहां पर आपका क्या होता है, यहां पर आपका कंठ होता है जिसे आप साउंड बॉक्स या लैरिंक्स बोल देते हैं, साउंड बॉक्स भी बोल देते हैं, क्योंकि जो भी आवाज निकलेगी ना आपकी यहां से ही निकलेगी, ठीक है। साउंड बॉक्स या लैरिंक्स। आप बोलने की कोशिश कीजिए, यहां पे हाथ रखिए और बोलिए। जब आप बोलेंगे तो हाथ में कंपन महसूस होगी। वो कंपन क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो साउंड बॉक्स है ये कंपन करता है जब भी आप कुछ बोलते हैं और इसी कारण से आप बोल पाते हैं। तो यहां पर होता है लैरिंक्स। उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया ट्रैकिया, इसके अंदर होते हैं छल्ले, इस प्रकार की रिंग्स होती हैं। थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूं, आगे चलते हैं थोड़ा।
तो ये देख लीजिए आपके दो फेफड़े हैं यहाँ पर। अब मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, जो यहाँ पर इरेज किया, ये श्वास नली है, ट्रैकिया, और यहाँ पर ये आपको मैंने क्या बताया था, लैरिंक्स यानी साउंड बॉक्स है। ठीक है। अब ये जो श्वास नली है आगे जाकर के दो हिस्सों में बंट जाती है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियाई या श्वसनी। प्राइमरी ब्रोंकियाई बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एक हिस्से में टूटी, आगे जाकर के प्यारे बच्चों यही जो प्राइमरी ब्रोंकियाई है फेफड़ों में जाकर के आगे फिर इसकी और शाखाएं बन जाती हैं, इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी या श्वसनिका। हिंदी में क्या बोलेंगे, श्वसनिका। आगे और हिस्से बन गए इसके, आप देख पाएंगे यहां पर। ठीक है। और इस प्रकार ये आगे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने वाली पाइप्स हैं, और फिर आगे और हिस्से बन गए, इसको हम बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकियाई। अब लास्ट में ये जो आपको ब्रोंकियाई दिख रही हैं, इनमें क्या होती हैं, गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं दोनों फेफड़ों में। इस प्रकार आप देख पाएंगे क्या होती हैं, जिस प्रकार आप बैलून गुब्बारे बोलते हैं ना, तो ये जितनी भी ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जा रही है ये इन्हीं गुब्बारों जैसी संरचनाओं में भरी जाती है। इसलिए जैसे आपको बताया जाता है कि योग कीजिए, योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, इन सब के पीछे लॉजिक ये है कि योग से क्या होगा, ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में ज्यादा जाएगी। जब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो ये जो गुब्बारे मैंने आपको बताए ये पूरे भर जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, और जब ये भर जाएंगे तो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में ज्यादा गई, ऑक्सीजन ज्यादा गई तो फेफड़ों से ऑक्सीजन ही सारे हिस्सों में जानी है, हार्ट में भी ऑक्सीजन जानी है, लीवर में भी, किडनी में भी। तो वहां जब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। ऑक्सीजन एक तरह से ईंधन ही तो है, तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। सिंपल लॉजिक है योग में। और क्या है योग में, यही तो है ना कि ऑक्सीजन बेहतर तरीके से आपने शरीर के अंदर पहुंचानी है, और जब ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंचेगी तो ये जो जितने भी गुब्बारे हैं प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो ये भरेंगे। मैक्सिमम गुब्बारे अगर आप भर पाते हैं तो इसका मतलब आपने जो फेफड़ों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लिया है। कुदरत के तौर पर हमें फेफड़े मिले हैं जिनके अंदर हम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भर सकते हैं, तकरीबन 6000 लीटर के आसपास ऑक्सीजन हम भर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर लेकर के जाते हैं। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आप फेफड़ों के अंदर लेकर के जाएंगे उतना ही फायदा आपके शरीर को होने वाला है। इनको क्या बोलते हैं, ये जो गुब्बारे से आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अल्वियोलाई या कूपिकाएं, और इनकी संख्या फेफड़ों में लगभग 10 करोड़ के आसपास होती है। अबाउट 10 करोड़, अबाउट 10 करोड़, 10 करोड़ के आसपास कूपिकाएं आपके फेफड़ों में होती है, जिनके अंदर क्या होता है, क्या भरा होता है, ऑक्सीजन भरी होती है। पूरा सांस लेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है। तो अभी जैसे हम कहते हैं कि बीड़ी सिगरेट पीने वाले जो है ना बुढ़ापे के अंदर खांसते ज्यादा हैं, कारण ये होता है कि जो ऑक्सीजन जानी है इन कूपिकाओं में, इन कूपिकाओं के छिद्र बंद हो जाते हैं। छिद्र बंद होने पर ज्यादा ऑक्सीजन इन कूपिकाओं में नहीं जा पाती, जिस कारण से फिर हमें खांसने वगैरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सांस छोटा हो जाता है, स्मॉल ब्रेथ हम बोल देते हैं, लंबा सांस नहीं ले पाते, छोटा सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन उनके फेफड़ों के अंदर भरी नहीं जाती। धीरे धीरे होता है ना ये सब, धीरे धीरे कूपिकाओं के छिद्र जो है बंद हो जाते हैं, उनके अंदर कार्बन जमा होने लग जाता है। अनेकों एक्सपेरिमेंट आपको दिखाए गए हैं, आप YouTube पे देख सकते हैं कि किस प्रकार सिगरेट पीने वाले के फेफड़ों का कितना बुरा हाल हो जाता है। हालांकि वार्निंग भी लिखी होती है सिगरेट की डिब्बी के ऊपर कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और बड़े भयानक से चित्र उसके ऊपर बनाए होते हैं, पर फिर भी धड़ल्ले से सिगरेट बिक रही है और लोग पी रहे हैं। सिगरेट है, बीड़ी है, या जो भी धूम्रपान करने वाले पदार्थ हैं। यहां तक कि अब तो फिल्म जो सेंसर बोर्ड है वो भी जितने भी स्मोकिंग के जो इवेंट होते हैं पिक्चर के अंदर उनके ऊपर सेंसर करता है, कारण लोगों के अंदर बैड मैसेज ना जाए कि ये तो हीरो भी कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, इस प्रकार की बातें। तो प्यारे विद्यार्थियों अब देखिए यहां से एयर गई, श्वास नली से आगे गई इनमें श्वसनी में, श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से कूपिकाओं से, और ये जो कूपिकाएं हैं ये किसके साथ जुड़ी होती हैं, ब्लड वेसल्स के साथ, रक्त वाहिकाओं के साथ। तो ब्लड में क्या होता है, मैं आपको यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं, चलो कि यहां पर क्या होती है।
ये जो कूपिकाएं हैं ये ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ी होती हैं, रक्त वाहिकाओं के साथ, ब्लड वेसल्स। और इनमें क्या होता है प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन होता है, HB हीमोग्लोबिन। ये क्या करेगा, फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले लेगा और लेकर के काम क्या है इसका, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। इसीलिए हीमोग्लोबिन आपके शरीर में उसकी मात्रा पूरी होनी जरूरी है। 12 से 16 ग्राम के आसपास आपके अंदर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। फीमेल है तो फीमेल के अंदर 11 से 14 हो तो भी एनफ है, ठीक है। मेल के अंदर 12 से 16 के आसपास हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए अगर हम स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन शरीर में कम जाएगी तो आपके सारे अंग ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे। अब आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहां से हम सांस लेते हैं, यहां से ये देखो आपको रिंग्स दिख रहे हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन चली गई, फेफड़ों से हीमोग्लोबिन ने पूरे शरीर में पहुंचा दिया। इसको तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब होता कैसे है, हम सांस ले कैसे पाते हैं। दो चित्र आपको दिख रहे होंगे, इन दोनों चित्र से आपको समझ में आ जाएगा कि हम सांस कैसे ले पाते हैं। देखिए ये जो है आपकी रिब्स हैं, रिब्स जिन्हें पसलियां बोलते हैं हम। ये जो पसलियां हैं, पसलियों में एक होता है जैसे रबड़ होता है, रबड़ जैसा पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डायाफ्राम। तो जब आप सांस लेते हैं देखो तो ये डायाफ्राम नीचे चला जाता है और पसलियां ऊपर चली जाती हैं। डायाफ्राम के नीचे जाने से और पसलियों के ऊपर जाने से एक प्रेशर बनता है और उसी प्रेशर के द्वारा हवा अंदर ले ली जाती है। यानी अंदर प्रेशर कम हो जाता है, बाहर प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसी कारण से हवा अंदर खींच ली जाती है। और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उसके उल्टा हो जाता है, डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है और पसलियां नीचे की ओर चली जाती हैं, जिस कारण से अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है डायफ्राम के ऊपर जाने से, और ऑक्सीजन जो है वो नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सांस लेने का। हम सांस कैसे ले पाते हैं, अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया था ना यहां इस डायग्राम में, कि कूपिकाएं किससे जुड़ी होती हैं, ब्लड वेसल से। ये कूपिका है देखो किससे जुड़ी हुई है, ब्लड वेसल से, यानी रक्त वाहिका से जुड़ी होती है, जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है। अभी इसी कूपिका का थोड़ा बड़ा चित्र मैं आपको दिखाता हूं और आपको समझाता हूं कि किस प्रकार ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। अब देखिए ये कूपिका है, अल्वियोली है, तकरीबन कितनी होती है, 10 करोड़। उसमें से एक मैंने आपको यहां पर दिखाई है। ये किसके साथ जुड़ी हुई है, ब्लड वेसल्स के साथ, यानी रक्त वाहिकाओं के साथ ये जुड़ी हुई है। अब आप इसमें समझिए कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी कूपिकाओं में यानी फेफड़ों में क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और रक्त में, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो उस कारण से ज्यादा प्रेशर ऑक्सीजन का फेफड़ों में है, रक्त में कम है, तो फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त में, ब्लड में चली जाती है। ठीक है। अभी जैसे कोरोना का जो टाइम चल रहा है, पिछले 1-2 साल से आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें बार बार कहा जाता है ना कि ऑक्सीजन लेवल चेक करो, ऑक्सीजन लेवल चेक करो। ऐसा क्यों बोलते हैं कि 100% रहना चाहिए। 95 से ऊपर है तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, 94 है तो भी, लेकिन उससे अगर कम होगा तो वो डेंजरस माना जाएगा। ठीक है। 90 से 94 है तो बोलते हैं कि चलो होम आइसोलेशन में आप रह सकते हो, और 90 से अगर कम है तो बोलते हैं कि एडमिट हो जाइए अब आप। तो ये ऑक्सीजन लेवल का क्या चक्कर है, जैसा हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज है वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाती है। समझ में आ रहा है। अब आप देख लीजिए कि ये ब्लड वेसल्स है, ये फेफड़े हैं। अगर फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो वो ब्लड में जाएगी ऑक्सीजन। अगर प्रेशर कम होने लग गया 95-90 तो ब्लड में जाएगी नहीं, और ब्लड में नहीं जाएगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। इसलिए तो बोला जाता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो प्रॉपर रहना चाहिए, तभी हम जीवित रह पाएंगे, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। हमारा हार्ट कैसे बीट करेगा, हमारी किडनी कैसे फंक्शन करेगी, हमारा लीवर कैसे काम करेगा, बिना ऑक्सीजन के तो कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का लेवल 198-99 रहना चाहिए, ताकि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के चली जाए, क्योंकि ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर ही तो चीजें जाती हैं। समझ में आ गया ना। तो ये चीजें इस प्रकार से हैं। एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पर देखिए, ये आपकी कूपिकाएं हैं और ये आपकी रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल है।
ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल है। और दूसरी तरफ ये क्या है आपकी, ये आपकी कुपिका है, गुब्बारा जिसे मैंने बोला था आपको। अब देखिए फेफड़ों में क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए 100 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40। ये 40 कहां से आया कि जब आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन थी, कुपिकाओं में थी, अल्वियोली में थी, तो वो ऑक्सीजन कहां चली गई थी प्यारे बच्चों, ब्लड में चली गई थी। और ब्लड में क्या था, हीमोग्लोबिन था, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेकर के गया। अब जरूरत तो ऑक्सीजन की सभी जगह है, सबको चाहिए। हार्ट कहेगा मुझे दो, किडनी कहेगी मुझे दो, बाकी कोशिकाएं कहेंगी मुझे दो। सबने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया। ऑक्सीजन का इस्तेमाल जब किया तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनमें क्या हो गया, श्वसन कर लिया, सबने सांस ले लिया, सब कोशिकाओं ने श्वसन कर लिया। छोड़ेंगे क्या बदले में, ऑक्सीजन लेकर के बदले में छोड़ेंगे क्या, बदले में छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापिस हीमोग्लोबिन फेफड़ों में लेकर के आता है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो होती है 40% और ऑक्सीजन की जो होती है वो होती है 100%। अब आप देखिए जब ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है, 70 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया, अब 40 ही कार्बन डाइऑक्साइड है, 40 ऑक्सीजन है, तो व्यक्ति कैसे जिंदा रहेगा भाई। अब रक्त में ऑक्सीजन की तुलना में तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी हमारे सभी कोशिकाओं तक तो हम तो तुरंत काम ही नहीं कर पाएंगे। हमारा शरीर, हमारा ब्रेन सोचना बंद कर देगा, हमारा हार्ट धड़कना बंद कर देगा, लीवर फंक्शनिंग बंद कर देगा, किडनी ब्लड फिल्टर करना बंद कर देगी। तो ये सारे काम हो जाते हैं जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल घटता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लग जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो इसका मतलब हमारे लिए खतरनाक साइन है, क्योंकि हमारे शरीर में अब ऑक्सीजन नहीं जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया ना। तो अगर ऑक्सीजन का 100% है तो ऑक्सीजन गई, सभी बॉडी पार्ट्स तक हीमोग्लोबिन लेकर के चला गया, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर के आ गया फेफड़ों में, और फेफड़ों में कुपिकाओं से आपकी श्वास नली में आ गई, और श्वास नली से नाक के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार की यह प्रक्रिया होती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है, देखिए वैसा अगर देखा जाए तो हम 2 झटके कोरोना के झेल चुके हैं, और खुदा न खास्ता अगला कोई अगर ऐसा केस आता है तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना, जैसे ही ये फेज खत्म होता है, क्योंकि इसके अंदर कालाबाजारी इतनी ज्यादा हुई, ऑक्सीमीटर जो 100 150 रुपए के थे वो 1,000 1500 रुपए के बिके, जो कि काफी दुखदायक है। बहुत बुरा लगता है कि इस प्रकार से लोग जो है ना किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने लग जाते हैं। मेडिसिन कीमत कई गुना। जब पिछला कोरोना आया था तो सैनिटाइजर की जो 20 रुपए की बोतल होती है वो 100 150 रुपए की बेची जा रही थी। 10 पैसे 50 पैसे 1 रुपए का मास्क आपको 20-30 रुपए में मिल रहा था। इसे कहते हैं कालाबाजारी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ये कोरोना का सेकंड फेज खत्म होता है तो एक अच्छा सा ऑक्सीमीटर अच्छी कंपनी का लेकर के रख लीजिए, ताकि ऑक्सीजन का लेवल जब भी कभी दिक्कत आती है, क्योंकि ये जो कंडीशन जब आती है ना तो जो भी मेडिकल देने वाले हैं वो सारे के सारे कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा कर देते हैं, और उस समय शुरुआत होती है नकली चीजों के आदान प्रदान की। उस अभी जो ऑक्सीमीटर आपको जो कोरोना का जो हाई चल रहा था, लोड चल रहा था, उस समय बहुत लोगों ने नकली ऑक्सीमीटर खरीद लिए। अब करते क्या, खरीदना जरूरी था, और उस समय नकली वाले लोग बहुत आगे हो जाते हैं भाई। वो अपनी चीजों की सप्लाई, नकली रेमेडी, सुअर के इंजेक्शन, नकली ऑक्सीमीटर, नकली स्टीरॉयड के इंजेक्शन बाजार के अंदर बिकने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी कोरोना का ये सेकंड वेव खत्म होता है तो अच्छा सा ऑक्सीमीटर जरूर आप अपने घर में 200-300 रुपए के अंदर अच्छा ऑक्सीमीटर आपको तब मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन हमने अपने शरीर में रखना है, ताकि क्या है कि प्रॉपर ऑक्सीजन आपके शरीर में जाए और प्रॉपर जो है सारे अंग आपके ठीक प्रकार से काम करते रहें। तो ये जो प्रोसेस है वो आप देख पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब आप समझिए, कुछ एक डिजीज मैं आपको बताना चाहूंगा श्वसन से जुड़ी हुई, रेस्पिरेटरी डिजीज। एक होता है एम्फाइस्मा। ये किस में होता है प्यारे बच्चों, सिगरेट स्मोकर में। स्मोकर लिख देता हूं यहां पर, कोई सिगरेट से मतलब नहीं है। जितने भी स्मोकर हैं उनके अंदर उनके जो अल्वियोली के यानी कुपिकाओं के पोर है ना, छिद्र हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिस कारण से वो पूरी ऑक्सीजन नहीं ले पाते। तो
धीरे धीरे उनके फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी होनी महसूस हो जाती है, यहां तक कि लंग कैंसर भी हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं एम्फाइस्मा। दूसरा होता है ब्रोंकाइटिस या अस्थमा बोल दीजिए या दमा बोल दीजिए। ये कब होता है? किसी किसी में, मैं आपको यहां पर मैं जो डायग्राम आपको दिखाया था प्यारे बच्चों उसी पे ले चलता हूं। किसी किसी व्यक्ति में क्या होता है कि ये जो मैंने आपको बताए थे, ये रिंग्स जो आपको बताए थे, इसे हम बोलते हैं कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? हड्डी से जो पतली चीज होती है जिसे हम बोलते हैं उपास्थि, हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। अस्थि होती है हड्डी, उपास्थि यानी जैसे कान है, ये हड्डी नहीं है, ये मुलायम होती है, इसे हम बोलते हैं कार्टिलेज यानी उपास्थि। इसके बने हुए रिंग होते हैं। जब ये रिंग काम नहीं करते ना तो आपकी श्वास नली सिकुड़ जाती है ऐसे इस प्रकार से। अब श्वास नली सिकुड़ गई तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी नहीं, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो बिना ऑक्सीजन के व्यक्ति छटपटाने लगेगा, तो इनहेलर यूज करता है कई बार। तो इसको हम बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों दमा या अस्थमा उन व्यक्तियों में जिनके अंदर ये जो रिंग्स हैं श्वास नली के अंदर, ये क्या हो जाए, प्रॉपर काम ना करें, तो सांस अंदर ना जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फाइस्मा यानी कि दमा। पॉइंट क्लियर है? तो इस प्रकार की कुछ एक रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। इसके अलावा जो मतलब ऑक्यूपेशनल डिजीज भी हैं, जो कुछ कारखानों में काम करने वाले हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा अलग से बना देता हूं एक पेज पर। यहां से मैं अलग पेज ले लेता हूं एक। ऑक्यूपेशनल डिजीज, ये बहुत बार आया पेपर में। व्यावसायिक रोग, यानी कुछ लोग जो किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े रहते हैं, वो काम करने के दौरान जाने अनजाने के अंदर कुछ एक रेस्पिरेटरी डिजीज के शिकार हो जाते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 पर मैं नाम लेता हूं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस, सिलिका यानी चीनी मिट्टी के कारखानों में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, चीनी मिट्टी के कारखानों में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उसमें चीनी मिट्टी के कण नाक के द्वारा श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में प्रवेश करे जाते हैं। तो उस प्रकार की जो डिजीज होती है उसे हम बोलते हैं सिलिकोसिस। नंबर 2 न्यूमोकोनोसिस, जो कोयले की खान में काम करते हैं, कोयले की खान में काम करने वाले, कोयले की खान में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनमें कोयले के कण चले जाते हैं, फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, तो फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है, जिसे हम न्यूमोकोनोसिस कहते हैं। इसी प्रकार एस्बेस्टोसिस, जो शेड नहीं बनते, छत में जो चादरें लगती हैं, जो शेड बनता है एस्बेस्टोस का बना होता है, सीमेंट जैसा ही पदार्थ है ये। एस्बेस्टोस के शेड बनते हैं प्यारे विद्यार्थी, मैं शेड लिख देता हूं यहां पर, शेड। तो उस कारखाने में काम करने वाले लोगों को एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ये बहुत बार आया है एस्बेस्टोसिस। कैसा रोग है? व्यवसायिक रोग है ये। कैसा रोग है ये? व्यवसायिक रोग। तो ये कुछ एक व्यवसायिक रोग हैं जो अलग अलग व्यवसाय में काम करने वाले व्यक्तियों को हो जाते हैं। इसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम। देखिए यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेस्पिरेशन यानी श्वसन, ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनमें एक ही कोशिका श्वसन करती है। जैसे अगर हम हमारी बात करें तो हमारे में श्वसन अंग क्या है? फेफड़े हैं। तो इस प्रकार हम बात करेंगे अलग अलग जीवों की कि मेंढक कैसे श्वसन करता है, फ्रॉग। यहां पर मैं लिख देता हूं रेस्पिरेटरी ऑर्गन कि श्वसन अंग कौन सा है किसमें। श्वसन अंग, मेंढक किसके द्वारा सांस लेता है? मेंढक प्यारे विद्यार्थियों स्किन
यानी त्वचा के द्वारा भी लेता है, जब लार्वा रूप में होता है गिल्स के द्वारा लेता है। लार्वा यानी जब मछली जैसी आकृति होती है स्टार्टिंग में मेंढक की, तब वो लेता है गिल्स के रूप में, और बड़ा होकर के वो लेता है लंग्स यानी फेफड़ों के रूप में। तो मेंढक 3 प्रकार से सांस ले सकता है, स्किन से भी, गिल से भी और लंग से भी। तिलचट्टा, कॉकरोच, ये किससे सांस लेता है? ये लेता है ट्रैकिया यानी श्वास नली यानी विंड पाइप। विंड पाइप आ जाए या श्वास नली आ जाए पेपर में, एक ही बात है, श्वास नली। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम किससे लेते हैं? लंग्स यानी फेफड़ों से। हम हो गए, मनुष्य हो गया, बर्ड्स हो गए, पक्षी, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए यानी सरीसृप। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? सरीसृप। ये सारे के सारे किसके द्वारा सांस लेते हैं? लंग्स यानी फेफड़ों के द्वारा। कुछ एक इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आए हैं। जीवों का नाम दिया होता है और आपको बताया जाता है कि बताइए कि इसके अंदर श्वसन कैसे होता है। ठीक है। अर्थवॉर्म का अगर आ गया, अर्थवॉर्म यानी केंचुआ, तो ये किसके द्वारा सांस लेता है? स्किन यानी त्वचा द्वारा ही सांस लेता है। त्वचा से सीधी ऑक्सीजन अंदर और त्वचा से ही कार्बन डाइऑक्साइड सीधी बाहर। तो इस प्रकार आपको कुछ एक जीवों के श्वसन अंग भी पता होने जरूरी है, क्योंकि इनमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई टॉपिक के साथ, एक और बेहतरीन क्लास के साथ हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।